एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूं आपकी साइंस टीचर और मैं लेकर आ गई हूं फिर से एक बहुत ही नया वीडियो ऑन द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारे आसपास हैं और हमारे लिए वो कितने बेनिफिशियल हैं और कितने हार्मफुल हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी अबाउट फूड पॉइजनिंग। हमें ये पता चला था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, स्टमक इन्फेक्शन। उसके अलावा इट्स अ फैटल डिजीज, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, जिसके बारे में भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इन द लास्ट वीडियो कि फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली होता क्या है। एज आपको मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और अगर उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आप इंटेक कर लेते हो तो फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम क्या करें? फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें हमारे फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रीच से दूर रखना पड़ेगा। उसको हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा जहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। सभी तरह के फूड आइटम्स पे एक तरह का फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक काम नहीं करता। तो किसी को हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देना होता है, किसी में आप कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, किसी में आप सॉल्ट की हेल्प से फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, किसी में आप सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन जैसे मेथड्स को यूज कर फूड को प्रिजर्व करते हैं। राइट, तो इन्हीं फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में भी बात करेंगे जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट फूड प्रिजर्वेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले let us talk about the very first food preservation technique which is called chemical methods। है ना, आपने देखा होगा कि आपके फूड के जो भी हमारे पास कैंस अवेलेबल होते हैं फूड आइटम्स, उनमें पीछे आप खुद जाकर क्या कर सकते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में फूड प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड होते हैं। आपको पता है अलग अलग तरह के केमिकल्स को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जा सकता है। तो अब आप मुझे किन्हीं भी तरह के 5 फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मैं आपको बता देती हूँ, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव जो कि हम फूड के प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनका काम क्या है, वो शेल्फ लाइफ्स को बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि आप केचप्स ला रहे हैं, पिज्ज़ा सॉस ला रहे हैं, चीज़ ला रहे हैं, उन सभी पे एक एक्सपायरी डेट होती है। राइट, ये एक्सपायरी डेट जो है और एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। ये डेट्स क्या है, आपके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उस पर्टिकुलर आइटम की शेल्फ लाइफ बता रहे हैं और वो उतने ही दिन तक क्यों सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इस तरह का फूड प्रिजर्वेटिव ऐड है जो कि आपके उस पर्टिकुलर फूड आइटम को उस टाइम स्पैन के लिए प्रिजर्व करके रख सकता है। उसके बाद उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, तो आपका फूड विल नॉट बी गुड फॉर यू। राइट, सो जो भी एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी फूड आइटम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको फूड आइटम कंज्यूम करते वक्त अपने पेरेंट्स को रिमाइंड कराइए कि वो शेल्फ लाइफ ज़रूर चेक करें। शेल्फ लाइफ चेक कर कर ही कोई चीज़ सामान खरीदें। एटलीस्ट 2-3 महीने का अंतर होना चाहिए, 6 महीने का अंतर होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितना फ्रीक्वेंट उस पर्टिकुलर फूड आइटम को यूज़ करते हैं। राइट, सो अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने ही दिखा दिए, जैसे विनेगर है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये सभी फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि केमिकल नेचर के हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट वगैरह को भी हम प्रिजर्वेटिव में यूज़ करते हैं, सॉल्ट को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पिकलिंग होती है। राइट, अब आपने देखा होगा जैम्स, जेलीज, दे आर सर्वाइविंग फॉर अ
लॉट ऑफ लॉन्ग टाइम, है ना। जैम काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हो, जेलीज जो होते हैं वो आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर है, और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर इज़ बेसिकली रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर का कंटेंट कम कर देते हैं फूड आइटम से, और फूड आइटम से जब मॉइस्चर का कंटेंट कम हो गया तो ऑब्वियसली माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो गई। यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ग्रोथ नहीं होगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, एंड योर फूड आइटम विल बी प्रिजर्व्ड। ओके, द नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। ओके, इस मेथड की डिस्कवरी की थी लुइस पास्चर ने, और इसीलिए उनके नाम के कारण ही इसका नाम रखा गया पास्चराइजेशन। अब स्टूडेंट्स, आप घर में ये कैंड मिल्क आता होगा या फिर टेट्रा पैक्स आते हैं, उन सभी में पास्चराइज्ड मिल्क is written in a very bold font. So what is pasteurization? It is a hot and cold treatment, or you can say it is a heat and cold treatment of any substance. ठीक है, आपके आसपास की चीज़ों की जब आप हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आप पहले उन्हें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे कुछ सेकेंड्स के लिए हीट करते हो, और उसके बाद आप इमीडिएटली उसको रेफ्रिजरेट कर देते हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पास्चराइजेशन, राइट। सो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ वेरी कॉमन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड। बड़े बड़े मिल्क इंडस्ट्रीज में प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन विद द हेल्प ऑफ बिग बिग ह्यूज पास्चराइजिंग मशीन्स होता है, राइट। देन स्मोकिंग, दैट इज फ्यूमिगेटिंग। लाइक जो मीट है, फिश है, इन सबको आप फ्यूमिगेट करते हो। फ्यूमिगेशन से आप उन्हें डिहाइड्रेट कर रहे हो, उनमें मॉइस्चर हटा रहे हो। स्मोकिंग इज दैट प्रोसेस ओनली। फ्यूमिगेशन और स्मोकिंग, you are releasing, or you are basically reducing the content of moisture in that particular item by the process of smoking. So moisture सबसे बड़ा जड़ होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की, तो उसको पूरी तरह से हटा देना, इसकी वजह से आपके माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। फिर कैनिंग, आपने देखा होगा कि आपके जितने भी फूड आइटम्स होते हैं अलग अलग तरह की कैन्स में पैक होते हैं, तो ये कैनिंग क्यों कर रहे हैं हम? दिस इज एन एयर टाइट, ओके, दिस इज एन एयर टाइटनिंग मेथड, जिसकी वजह से आप एयर टाइट कंटेनर में उस पर्टिकुलर चीज़ को रखोगे, और जब आप उसको उस एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, किसी भी तरह का मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आपका फूड आइटम नहीं आ पा रहा, और जब नहीं हो रहा है ऐसा तो ऑब्वियसली फिर से माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं हो रहे, और जितना कम माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जितना ही प्रिवेंटेड रहेंगे माइक्रोब से, उतना ही लॉन्ग शेल्फ लाइफ होगी। स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो अ टेक्निक, जिसमें आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करते हो तो माइक्रोब्स फ्री हो गया वो पर्टिकुलर चीज़। इसके अलावा आप पर्टिकुलर स्टेरिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से भी फूड आइटम स्टेरिलाइज हो जाते हैं, राइट। देन डिहाइड्रेशन, सन ड्राइंग बाय कीपिंग थिंग्स इन सन। आपने देखा होगा अपने मिर्ची को सुखा के रखना, मटर को सुखा कर रखना, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो पाए। तो डिहाइड्रेशन, अरे ग्रेन्स को क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमने बात की थी कि सन ड्राइंग इज़ अ मेथड जिसमें आप मॉइस्चर के कंटेंट को रिड्यूस करते हो, और जब मॉइस्चर का कंटेंट रिड्यूस होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो वहाँ उस पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है, राइट। सो इस वजह से आपके पर्टिकुलर फूड आइटम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टूडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ N2, right? It is present in the nature in the form of N2, but you cannot use it in the same form, है ना। हम किसी भी तरह से इस फॉर्म में इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। तो
हमारी बॉडी उस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने पढ़ा है, लेकिन नाइट्रोजन का इस तरह से कोई इनटेक नहीं होता। बट नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके बायो मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए और प्रोटीन की, तो ये नाइट्रोजन बॉडी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग दिस अवेलेबल नाइट्रोजन in the usable form. And how it can be fixed? It is fixed with certain nitrogen fixation bacteria rather than these nitrogen fixation bacteria। इसके अलावा और क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के अलावा आपके लिए लाइटनिंग हेल्पफुल होती है। लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है इन द नेचर, राइट। सो फिजिकली और बायोलॉजिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना ताकि आप उसको किसी भी तरह से यूज कर पाएं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ दिस नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन के जो साइक्लिक मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल की 4 स्टेप्स होती हैं, राइट। नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन अ यूजेबल फॉर्म। आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन it is ammonification, okay, ammonification or you can say nitrification। नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, देन इट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प से नाइट्रीफाई हो गया, ओके, फिर डीनाइट्रीफाई हुआ। आफ्टर डीनाइट्रीफाइंग इट विल अगेन बी रिलीज्ड एज द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू अमोनिया इन द केस ऑफ नाइट्रीफाइंग, देन it is in the presence of certain bacteria it is converted into nitrites and nitrates, and now these nitrates and nitrites are break down again into the nitrogen and released back in the atmosphere। यानी कि देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ with the help of bacteria और lightning and you have got ammonia। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया into nitrates and nitrites that is utilized by animals and plants both। Now they are denitrified and released back in the atmosphere in the form of N2 itself। So this cyclic movement of nitrogen in the atmosphere is known as nitrogen cycle। So this is very important biogeochemical cycles, and this cycle is only providing nitrogen in the body of ours so that we can utilize it, right। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में भी आपने बहुत पहले सुना हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, जो कि है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विथ अ लेग्यूमिनियस प्लांट, जिसे आप कहते हो, यानी कि ऐसे लेग्यूमिनियस प्लांट्स में आपको मिलेंगे, है ना। अब ये वहाँ पे उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में वो रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और बदले में जो उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट्स, राइट। सो इस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है और हम हमारे लिए उसे यूटिलाइज करते हैं ताकि हम प्रोटीन और डीएनए जैसे कंपाउंड्स को बना पाएं, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। और नाइट्रोजन साइकिल की वजह से ही एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट हमेशा बना रहता है, मेंटेन्ड, राइट। So with that note, we are done with the chapter microorganism friends and foe। I hope यह chapter आपको clear हो गया होगा और आप अब अपने NCERT questions आराम से कर पाएंगे। In any case you need any assistance, you can come back again and watch the videos। Thank you so much for watching। Keep watching Shikshastra Education।